स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज किस वक्त हम पढ़ने वाले हैं कि छंद क्या होंगे, क्या पढ़ेंगे, छंद को पढ़ने वाले हैं। तो छंद सभी को ज्यादा कठिन लगता है क्योंकि जो छंद होता है ना सबको मुश्किल लगता है, वैसे इतना है नहीं मुश्किल, ये बहुत ही इजी टॉपिक है क्योंकि जो छंद और अलंकार होते हैं, अगर आपने अलंकार पढ़ रखे होंगे ना तो छंद भी आपको आ जाएगी क्योंकि अलंकार और छंद होते ना वो काफी हद तक सेम ही होती है। अगर आपको अलंकार पढ़नी है, अगर आपको छंद से पहले अलंकार पढ़नी है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखी है, आप उसमें पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में आप पढ़ने वाले कि छंद क्या होते हैं। अब जैसे आपने कोई भी काव्य रचना ये सब पढ़ रखी होंगे, पढ़े ना काव्य रचना, अलंकार के अंदर आपने बहुत पढ़े होंगे काव्य क्या होते हैं, रचना मतलब कोई भी दोहा श्लोक ये सब हमारी क्या होती है, रचना होती है, काव्य होती है। उन्हीं जो छंद क्या होते हैं, देखो छंद की जो परिभाषा होती है इन पर जानना मत, छंद ये परिभाषा के अंदर आपको नहीं जाना है, उसमें कुछ नहीं है। ज्यादातर तो बताऊंगी मैं आपको, छंद की परिभाषा एक ये है, मतलब छंद वो होता है काव्य की जो रचना करता है ना उसे छंद कहते हैं। कैसे, जैसे अलंकार होते हैं, अब कोई भी हम काव्य लेंगे तो अलंकार क्या होते हैं कि किसी भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, वही अलंकार कहलाता है। ऐसा शब्द होता है, ऐसा वाक्य जो किसी भी वाक्य में लग जाए ना, किसी भी काव्य में लग जाता है ना तो उसकी सुंदरता बढ़ा देता है, उसे हम बोलते हैं अलंकार। और छंद क्या होते हैं, तो छंद क्या होते हैं, वो तो वाक्य में सुंदर डालता है, अलंकार तो वाक्य के अंदर सुंदरता को डाल देता है, पर जो छंद होती है ना वो वाक्य का निर्माण करते हैं। निर्माण मतलब उस वाक्य के जो अंग होते हैं, अब जैसे मेरे अंग है, मेरा एक शरीर है तो मेरे बहुत सारे अंग है, इन अंग से ही तो मिलकर मेरा एक शरीर बना है। उसी प्रकार जो छंद के अंग होते हैं ना उसी से मिलकर एक काव्य बना है, ठीक है, वही हमारा छंद होता है। जैसे छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना या फिर खुश करना, तो किसी को भी खुश करना। जैसे कोई आप काव्य पढ़ते हो तो काव्य पढ़ते हो आपको अच्छा लगता है काव्य पढ़ना, काव्य जो होते हैं वो पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, अच्छे लगते हैं उन्हें पढ़ने में, तो वही होता है छंद का अर्थ होता है खुश करना। छंद की परिभाषा में क्या कहा गया है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं इसमें, छंद की परिभाषा में जो छंद के अंग होते हैं ना वही परिभाषा में लिख दिया है कि जहां किसी पंक्ति रचना काव्य में यति गति तुक आदि का विधान है उसे छंद कहते हैं। विधान का मतलब उसमें हो, किसी भी काव्य में रचना में यति गति और तुक होते हैं, वही हमारा छंद कहलाता है। ये परिभाषा के अकॉर्डिंग कहा गया है। तो जो ये यति गति तुक है ये हम इसके अंग में पढ़ेंगे क्योंकि जो छंद के अंग ही हमारी 3 है, मुख्य छंद के 7 अंग होते हैं, ठीक है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। इतना ध्यान रखना, छंद की परिभाषा में कुछ नहीं है, सिर्फ इसका मतलब होता है जो उसके अंग होते हैं ना सब कुछ उन्हीं के अंदर है, कि जो वाक्य है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें जो हमारी काव्य होती है, हमारी जो काव्य होती है उनके अंदर किस किस की जरूरत पड़ती है जिससे वो काव्य बनता है, ठीक है, वही होते हैं उसके छंद। तो छंद के अब हम पढ़ने वाले अंग, क्योंकि हम छंद के भेद ही अंग पढ़ेंगे, अंग और छंद के भेद में अंतर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, छंद के अंग क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं छंद के अंग। तो छंद के 7 अंग होते हैं, मुख्य छंद के भेद होते हैं 7। देखो मैंने आपको छंद की क्या मतलब परिभाषा बताई थी कि जिसके अंदर यति गति तुक का विधान हो, मतलब ये 3 चीज हो, वही हमारे छंद कहलाएंगे, बताया था। तो इसकी परिभाषा है तो है, पर बुक के आधार पर ये दी गया है, माना कि बुक में ये बताया गया, पर जो छंद है ना उसका असली मीनिंग क्या होता है, जो छंद के अंग होते हैं ना, जो छंद के अंग होते हैं चरण पद वर्णमाला, इन्हीं पर आधारित होता है एक काव्य। अब मैंने आपको क्या बताया था कि काव्य क्या होते हैं, मतलब काव्य की रचना करने वाला छंद कहलाता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो काव्य की रचना कर दी वही छंद है कहलाएगा, नहीं, काव्य की रचना तो किसी महापुरुषों ने की है। काव्य क्या मतलब जो काव्य होते हैं ना हमारे, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे काव्य होते हैं उनमें जो छंद के अंग होते हैं ना वही ज्यादा आते हैं, ओके, मतलब छंद के अंग से ही हमारा एक काव्य बन पाता है। अगर जैसे मैंने वाक्य लिया है, अगर हम वाक्य को सही सेंस पे लगाएंगे, मैंने कहने का मतलब है अगर हम किसी वाक्य को, किसी शब्द को ले लो, किसी शब्द को हम सही लगाएंगे तब हम एक वाक्य बना पाएंगे, तब उसका सेंस निकलेगा तो ही वो वाक्य कहलाएगा।
कहलाएगा। अगर हमने किसी शब्द को इधर उधर लगा दिया और वाक्य बना दिया तो कोई वाक्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार अगर छंद वही होते हैं, अगर काव्य के अंदर हम छंद को सही तरीके से लगाए, छंद को ध्यान में रखकर कि कहाँ कौन सी चीज आएगी, छंद को ध्यान में रखकर अगर हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो वही हमारा वही जो मतलब किसी भी वाक्य का निर्माण करते हैं छंद को ध्यान में रखकर, तो वो हमारा काव्य कहलाता है, वरना वो काव्य नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हम छंद को इधर उधर लगा देंगे हमारा काव्य बन गया, नहीं, उसका सेंस निकलना चाहिए, उसे सही तरीके से लिखना चाहिए, वही छंद कहलाएगा। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे छंद क्या होता है। ओके, तो छंद के 7 वेद होते हैं, चरण 7 अंग होते हैं, चरण पद। चरण मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी वाक्य के अंदर 4 चरण होते हैं, किसी भी काव्य के अंदर 4 चरण होते हैं। एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। कितने हुए? 4 चरण। यही हमारे चरण कहलाते हैं कि जब हम कहीं रुक रुक के बोलते हैं, मतलब चरण होते 4 चरण। किसी भी काव्य ले लो, सब में 4 चरण ही होते हैं। इसकी मुख्य अंग तो ये हो गया हमारा। साथ में पद, इसमें 2 पद होते हैं, हमेशा ही 2 पद ही होंगे। पहला पद होता है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, एक वाक्य यहाँ पे खत्म हुआ, ये हमारा पहला पद। पानी नहीं ना उभरे मोती मानचून, दूसरा पद हुआ, तो दूसरा पद, दूसरी लाइन मतलब दूसरा पद। तो कितने पद होते हैं? 2 पद, 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब होता है लाइन, जो इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन्स कह सकते हैं। ठीक है, वर्ण और मात्रा। तो वर्ण तो सभी को पता है कि अब इनमें वर्ण की जरूरत पड़ती होगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि अब किसी काव्य किसी भी हिंदी के वाक्य को बना रहे वर्ण की जरूरत ना पड़ेगी। वर्ण से तो पूरी वर्णमाला बनी है, मतलब हिंदी व्याकरण बनी है, तो वर्ण की तो सभी में जरूरत पड़ती है। वर्ण तो होंगे, हम काव्य के अंदर वर्ण यूज करेंगे, मात्रा भी यूज करेंगे। मात्रा और वर्ण तो डेफिनेटली होंगे। संख्या या फिर कर्म, एक चीज मतलब हम कर्म में लिखते हैं, संख्या में लिखते हैं, सही तरीके से लिखते हैं, वही हमारा इसका कहने का मतलब यही है। फिर आता है गण। गण होता है मतलब 3 वर्णों का समूह, 3 वर्ण, मतलब जिसमें 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। जैसे कि गाय, गाय हमारा 3 वर्ण का समूह है, ये हमारा गण कहलाएगा। ठीक है, ये तो सब आपने समझ लिया, 4 तो इम्पोर्टेंट नहीं थे, 3 जो है जिसपे परिभाषा में भी कहा गया था, ये ज्यादा समझना है आपको। इसका मतलब क्या होता है? तो 5वां है हमारा गति। गति क्या होती है? गति होती है लय। अब जैसे कि मैंने मैं उदाहरण लेती हूँ, तो मैंने जो ये आपके लिए उदाहरण लिया है, तो उस उदाहरण के अंदर एक लय हुई। लय मतलब होता है किसी भी सॉन्ग को, किसी भी वाक्य को, किसी भी चीज को हम एक मधुर स्वर में बोलते हैं, वही हमारा लय कहलाता है। ठीक है, किसी भी अगर काव्य को बोल दो, जो गाने होते हैं सॉन्ग को बोल दो, किसी को भी अगर हम लय में बोलते हैं ना, वही हमारा गति कहलाता है। ओके, यति या फिर विराम। यति क्या होता है? तो देखो, यति का मतलब होता है विराम, विराम ही यति कहलाता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो विराम, विराम समझ लो, तो यति तो वही है, तो यति का दूसरा नाम विराम ही होता है। किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी काव्य के अंदर आप बीच में थोड़ी देर के रुकते हो ना, वही हमारा विराम कहलाता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर आप रुक गए, फिर आपने नेक्स्ट बोला कि पानी बिन पानी सब सून, तो बीच में थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा आप एक ही साथ में सारा काव्य बोल दोगे, नहीं बोल पाओगे, बीच में थोड़ी देर के लिए आप रुकोगे, उसी को हम क्या कहते हैं? यति या फिर विराम। ओके, तो इसलिए अगर आपको जो आप बोलोगे तो आपको जैसे कि अगर आप काव्य को बोलते हो तो पहचान जाओगे कि मैं कहाँ रुका कहाँ नहीं रुका, पर अगर आप लिखते हो तो आप नहीं पहचान पाओगे कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप जब लिखते हो ना, तो हम इन कोमा का, इन पूर्ण विराम का, इनका प्रयोग करते हैं, इन्हें दर्शाने के लिए कि कहाँ पर हम रुके हैं और कहाँ पर पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत तो पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी कोमा कुछ नहीं लगाएंगे, तो कहने का मतलब यही है कि हमने पूरा एक साथ में पढ़ दिया, है ना। अगर हम बीच में रुकेंगे तो कोमा का यूज करेंगे, ये सब तो विराम चिन्ह में होते हैं, क्योंकि बात की बात है, हम आगे बहुत पढ़ेंगे। ओके, तुक। तुक क्या होता है? तो तुक होता है, अब जैसे कि आप कुछ बोलोगे, किसी भी काव्य को पढ़ते हो तो लास्ट में अगर एक शब्द मिलता है, उसका लास्ट जो बिल्कुल लास्ट जो वर्ण होता है या फिर वो लास्ट शब्द ही मान लो, कहीं कहीं शब्द आ जाते हैं, कहीं कहीं
वर्ण आ जाता है। तो एक पद वर्ड होगी, उसका जो लास्ट अक्षर होगा, लास्ट अक्षर या फिर लास्ट वर्ड होगा ना, वही हमारा दूसरे पद के अंदर होगा। जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, रानी आया, जीवन उसका पानी है, है तो आएगा ये दोनों में। तो लास्ट में दोनों पद में सेम सेम बात हुई, पानी पानी, रानी पानी। तो मतलब कुछ सेम सेम सा होगा, आपको लगेगा। पानी नी आया, रानी नी आया, ऐसे है सून में न आया, चून में भी न आया, सून में भी न आया, तो वही है हमारे तुक कहलाते हैं। तो इन्हें ध्यान में रखकर ही एक काव्य की रचना की जाती है। ठीक है, छंद बहुत मुश्किल नहीं थी, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना, तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, शेयर जरूर कर देना। अगर शेयर से आप करोगे तो जिसके भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे मैं जो वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।